नमस्कार, मैं हूँ नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डी.के. सिंह, जहाँ राजनीति से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाता है। आज के शो की शुरुआत मैं करना चाहूँगी विपिन गुप्ता के प्रश्न के साथ। वो कहते हैं, भाजपा अलग-अलग राज्यों में ऑपरेशन लोटस चला रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं। भाजपा ऐसा कौन सा बिल पास करवाना चाहती है जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत हो और उससे भाजपा को क्या फायदा होगा? देखिए, बाकी जितनी भी हो रही हो पॉलिटिकल सर्कल्स में, मेन इनका पर्पस है कि डिलिमिटेशन किसी तरह से कैरी आउट करना है इनको 29 के लोकसभा इलेक्शन के पहले। तो आपने अप्रैल में जब देखा, इतना एफर्ट लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल को पास कराया जाए। उसके साथ दो और थे, यूटी बिल और डिलिमिटेशन बिल। पूरा पैकेज जो था तीनों बिल्स का। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट किया गया कि किसी तरह से हमें विमेंस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है। आपको याद होगा जो 23 में जब उसका लेजिस्लेशन आया था, विमेंस रिजर्वेशन को जब पार्लियामेंट ने क्लियर किया था, तो उस लेजिस्लेशन में 106 अमेंडमेंट है वो, उसमें था कि ये जो है अगला सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चूंकि अगला सेंसस जब 27 में होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो 29 में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन 23 तक जब गवर्नमेंट ने पास कराया, उस समय ऑब्वियसली 24 में लोकसभा इलेक्शन आने थे, तो एक पॉलिटिकल मूव भी था। लेकिन उसमें इन्होंने इसको इतना ध्यान नहीं दिया। अचानक क्या हो गया, अभी अप्रैल में आपने देखा कि रूलिंग पार्टी ने, गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया कि हमें अभी पास करवाना ही है, कमिटमेंट टू वीमेन का ये है। एक नेचुरली एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी था जो कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में देनी थी। लेकिन जो 131st आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट बिल है, उसमें जो प्रोविजन, उसमें कई चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती है। मेन डिलिमिटेशन छोड़िए, लेकिन बाकी अगर पूरा बिल के प्रोविजन को देखें तो जैसे उसमें है कि अब लोकसभा का स्ट्रेंथ जो है आपका, या असेंबली का स्ट्रेंथ, आपको याद होगा ये जो, देखिए 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 का, जिसमें उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने लाया था, उसमें था कि जो एक हर एक स्टेट का जितना लोकसभा सीट है उस पर फ्रीज कर दिया गया था। तो 543 है तो 543 फ्रीज रहेगा, उसको नहीं बढ़ा सकते आप उसमें। तो 550 बेसिकली है, 540 हमारे उसमें है, 540 तक उसमें अलाउड था। तो जो कि अब 2001 तक वो रहा। जब उस समय जब दोबारा से बात हुई कि अब डिलिमिटेशन करते हैं, तो उस समय वाजपेयी सरकार ने फिर से उसको जो है 84th अमेंडमेंट ला के, पहले वाला 76 वाला था 42nd अमेंडमेंट, ये 84th अमेंडमेंट था 2001 में, जिसमें फिर डिसाइड किया कि ये इसको 25 ईयर्स तक और फ्रीज रखते हैं। अब 84th अमेंडमेंट में था कि ये डिलिमिटेशन जो होगा ये 2006 के 26 के बाद वाले का सेंसस जो होगा, 26 के बाद वाले सेंसस के पे डिलिमिटेशन होगा, और उसमें 25 साल का जो फ्रीज बढ़ा था 26 तक हो गया। लेकिन खैर 21 का तो सेंसस हुआ ही नहीं, तो 16 साल बाद हमारा सेंसस शुरू ही हुआ है। तो अगर ओरिजिनली देखते आप तो फिर 21 में सेंसस होता तो 31 के बाद होता फिर। लेकिन चूंकि 21 में नहीं हुआ, इसको गवर्नमेंट खींच के 6 साल डिले कर दिया इन्होंने, तो 27 में सेंसस आएगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप 84th अमेंडमेंट पे जाएँ तो ये 131st अमेंडमेंट क्या कर दिया है, जो प्रपोज करती है कि वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि हम कौन सा सेंसस हम उस पर यूज करेंगे हम, और उसमें डिलिमिटेशन बिल जाके उसका दूसरा जो इनेबलिंग बिल है उसमें सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है उसमें। तो वो जो आपका फ्रीज जो था कि 2026 सेंसस के बाद ही होगा, वो आपने हटा लिया। अब है कि जो लेटेस्ट सेंसस, जो डिलिमिटेशन बिल में, इनेबलिंग बिल में वो क्लियर किया हुआ है उन्होंने, जो लेटेस्ट सेंसस है जो कि 2011 का होगा, उसके बेसिस पे हम डिलिमिटेशन करेंगे। अब जो कि थोड़ा स्ट्रेंज भी है, इतनी जल्दी गवर्नमेंट की देखिए, हालांकि इसको पैकेज कर रहे हैं कि हम वीमेंस रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, बट बेसिकली जो मेन जो इंटेंशन है कि डिलिमिटेशन किसी तरह से करें, 29 के पहले हम डिलिमिटेशन कर लें। अपोजिशन के काफ़ी अप्रीहेंशंस हैं, बिकॉज डिलिमिटेशन में आपने देखा, देखिए डिलिमिटेशन का जैसे जो कमीशन बनता है वो सेंटर बनाती है, वो डिलिमिटेशन उसको हेड जो चेयरमैन जो होंगे उस कमीशन के, वो सर्विंग या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे जो गवर्नमेंट चुनेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या उनके द्वारा कोई इलेक्शन कमिश्नर को लगाया जाए।
अब इलेक्शन कमीशन का, सीईसी का भी जो इमेज है, अब देख रहे हैं कि कितना पार्शल है, इम्पार्शल है। थर्ड जो होगा उसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। बाकी उसमें 10 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 5 एमपीज होते हैं उस स्टेट के, जिस स्टेट में हो रहा है ये, जो कि लोकसभा के स्पीकर चुनेंगे। स्पीकर की इम्पार्शियलिटी हम सब जानते हैं, मतलब वैसे उनको रिफ्लेक्ट करना है कि जो हाउस का कंपोजिशन है, लेकिन जो भी मेजोरिटी पार्टी रहेगी उनके एसोसिएट मेंबर्स वो होंगे, प्लस 5 एमएलएज होंगे, जो कि अगेन असेंबली के स्पीकर उसमें बनेंगे। तो मोस्टली जो भी रूलिंग पार्टी के होंगे, मोस्टली आपको उसमें ज़्यादातर मेजोरिटी सदस्य होंगे उसमें। बट एनीवे, ये सारे 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इनका कोई वोटिंग राइट नहीं है, न उनको कोई साइन करना है किसी चीज़ को, बस वो सलाह दे सकते हैं। तो बेसिकली जो डिलिमिटेशन, जो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को जो आप रीड्रॉ करेंगे बाउंड्रीज, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होगा, वो बेसिकली सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड कमीशन है। और लीगली जाएंगे तो इसको डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट जो होता है, उसको इट हैज फोर्स ऑफ लॉ। इसको था कि सुप्रीम कोर्ट में, अब ये किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते उस रिपोर्ट को, सीधे इंप्लीमेंट होगा। हालांकि 24 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक उसमें से एक आपको रूलिंग आया था कि नहीं, अगर पूरी तरह से इतना बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब वायलेटिव होगा तो हम कर सकते हैं इंटरवीन, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अपोजिशन पार्टीज का जो एप्रीहेंशन है, चूंकि सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड कमीशन होगा, कोर्ट में भी अभी एम्बिग्विटी है, कोई इस तरह का उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कोर्ट इसमें कभी करेगी कि नहीं करेगी, बस अभी बातें चल रही है। तो जो रिपोर्ट देगी, जो अब रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट ने जिस कमीशन को बनाया, जो उनका कमीशन होगा, वो जो होगा वही इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, इनको डर क्या है, हालांकि पहले भी हुए, पहली बार ऐसे नहीं हो रही है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री जैसे भी ड्रॉ करो। आपने देखा असम में क्या हुआ, असम में इलेक्शन में बीजेपी को इसलिए इतना फायदा हुआ बिकॉज सारे अपने माइनॉरिटीज को एक साथ कर दिया। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि माइनॉरिटीज एकदम उसमें सिमट के रह गए 22-23 सीटों पे, बाकी आप स्वीप कर लो। आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में जब हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर में जैसे 7 सीट्स बढ़ाए गए, 7 में से 6 जो है सो जम्मू रीजन में बढ़ाए गए, जहाँ की बीजेपी का डोमिनेशन है, और एक बढ़ा वैली में। तो पहले स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले का जो स्थिति था कि पहले होता था कि 47 सीट्स थे जो कि आते थे कश्मीर वैली से, और 37 आते थे जम्मू से। तो डिलिमिटेशन के बाद क्या हुआ कि जम्मू से 43 सीट्स हो गए और कश्मीर से आपका 46 से 47 हो गया। उसमें अगर वैसे खैर उससे डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये जो आपको जम्मू में 6 सीटें जैसे बढ़ी, उसमें से 5 बीजेपी को चली गई। तो बीजेपी का टैली जो है, जो पिछले इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर वाले में 25 पहले था, वो मतलब वो 29 हो गया, लेकिन ये 6 जो नया क्रिएट जो हुआ था जम्मू रीजन में, उससे 5 बीजेपी ले गई। तो अपोजिशन ये सारे एग्जाम्पल्स देते रहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन किस तरह से पूरा सारा इसी तरह से मैनेज होगा, कोई जोड़ी नहीं रिलीजन बेसिस पे हो। और इसीलिए ऑपरेशन लोटस, अब ऑपरेशन लोटस से क्या बता, हाँ उसमें है कि एक जल्दी है रूलिंग पार्टी को कि हमें किसी न किसी तरह से 2/3 हमको मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अब जितनी अपोजिशन कमजोर होगी उतना इनका चांस बेटर बनेगा, और इमीडिएटली चाह रहे कि मानसून आने वाले मानसून सेशन में ही जो है सो किसी तरह से इतना नंबर्स आ जाए कि किसी तरह से मैनेज करके 131st अमेंडमेंट बिल भी उसको पास करा लें। उसमें देखा आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बाकी दोनों इनेबलिंग बिल्स है, उसमें सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाएगा। तो पूरी कोशिश है किसी तरह से डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करने का, और अपोजिशन के अप्रीहेंशंस की मैंने बात की है। तो सारा बेसिकली डिबेट इसी पे हो रहा है। जी, हमारा दूसरा सवाल भी एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा है। हितेश नोटियाल जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि दल बदल विरोधी कानून जो एंटी डिफेक्शन लॉ है कि दोबारा समीक्षा की जाए और उसमें ऐसे सुधार किए जाएं जिससे वह संविधान की जो मूल भावना के अनुसार सही ढंग से काम कर सके। उनका एक और सवाल है, वो ये पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि भाजपा में कांग्रेसीकरण जो एक तरह से बोला जाता है, और कांग्रेस में भाजपाकरण बढ़ रहा है, खासकर मुख्यमंत्री को जो चुनने की प्रक्रिया होती है, जहां फैसले राज्य के चुने हुए विधायकों की बजाय अब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे हैं? तो देखिए, ऑफ कोर्स एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं, आप पार्टी चेंज करें,
दूसरी पार्टी मर्ज के जैसे भी हो, नहीं तो फिर आप पार्टी चेंज करने के बाद आप जैसे आपने वोट दे दिया किसी गवर्नमेंट को आप गिरा सकते हैं, आप वोट दे दो, फिर आप सरकार आ गई, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ और फिर से चुनाव लड़के फिर से वापस आ जाओ। और जिस तरह का मास स्केल पे हो रहा है डिफेक्शन, ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। लेकिन देखिए वो उसमें भी कई तरह की चीज़ें हैं। अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिस तरह से आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर्स जो है असेंबली में हो या लोकसभा में हो, जिस तरह से डिसाइड करते रहते हैं, या फिर राज्यसभा में फॉर दैट मैटर, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहती है? पहले 2004 में अमेंड हुआ, उसके पहले जो उसमें था कि आपने अगर डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो दो सिचुएशन में आप मतलब आप बच जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन से। पहला था कि अगर आपकी पार्टी के पास 1/3 हो, जो वहाँ के जितने एमएलए हैं एमपीज हैं, 1/3 अगर आपके साथ है, तो आप एक अलग आपका उसको स्प्लिट मान लिया जाएगा, पार्टी में स्प्लिट हो गया हाउस में, आप अलग बन जाओगे। इसको अमेंड कर दिया गया था 2004 में, इसको हटा लिया गया। अब जो है जिसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का डिबेट भी एंटी डिफेक्शन को लेके कि अभी जो आप सुन रहे हैं, अच्छा लोकसभा में मतलब 2/3 इनके हो गए, तृणमूल कांग्रेस के रेबल्स हो गए, सो इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, या राज्यसभा में आम आदमी पार्टी जो है सो मर्ज कर गई जाके बीजेपी में, तो नहीं होंगे इस पे, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, या फिर जैसे लोकसभा में जैसे ही जाके मर्ज कर गए दूसरी पार्टी से तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। वेस्ट बंगाल असेंबली में भी वही देख रहे हैं। इसकी आयरनी क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 2023 का आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें, 5 जज बेंच के, बहुत क्लियर जजमेंट है कि आप अगर किसी दूसरी पार्टी में 2/3 होकर ज्वाइन भी कर लेते हैं, वो मैटर नहीं करता, वो आपको डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बचाता, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत क्लियर है कि ओरिजिनल पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा दूसरी पार्टी से। वो स्टेप नंबर 1 है कि ओरिजिनल पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा दूसरी पार्टी से। और फिर स्टेप नंबर 2 में है कि जो मर्जर है उसको कम से कम 2/3 जो है आपका लेजिस्लेटिव पार्टी का स्ट्रेंथ, वो उसको सपोर्ट करे। लेकिन वो सेकंड स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप है कि ओरिजिनल पार्टी मर्ज करेगी। और सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है कि केवल आपके पास अगर 2/3 अगर से 2/3 आपके पास से तृणमूल के जैसे हैं, उससे ज़्यादा जैसे वेस्ट बंगाल असेंबली में है, या फिर पार्लियामेंट में अगर तृणमूल के 2/3 से ज़्यादा एमपी जो है लोकसभा में, वो अगर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर गया, या जो आपने बीजेपी के साथ किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स के अनुसार ये नहीं कर सकते आप। क्योंकि स्पीकर को हो या मतलब आप लोकसभा के स्पीकर हो या असेंबली के स्पीकर हो, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर है कि उनको दोनों देखना पड़ेगा। केवल नंबर्स के आधार पे आप ये डिस्क्वालिफिकेशन की जब बात होगी तो केवल उनके पास 2/3 है, इस नंबर पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हुआ है कि नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टी के मर्जर पर फिर आप जाएंगे कि ओरिजिनल पार्टी कौन है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कैसा है। उसमें 2-3 पॉइंट्स पहले भी उसमें सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स में आ चुके हैं। वो कई चीज़ें आपको देखनी होती है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज करना होता है उस पार्टी का, फिर देखना होता है कि उस पार्टी का किस तरह से कौन सा फैक्शन जो है पार्टी का जो मेन सिद्धांत है, जो उसमें गोल्स दिए हुए हैं, कौन सा फैक्शन उसको परस्यू कर रहा है। फिर आप देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन में किसका मेजॉरिटी है। फिर आपको आया कि और लेजिस्लेचर में किसका मेजॉरिटी है। तो मर्जर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। लेकिन अभी जो आप पूरा डिबेट देख रहे हैं कि 2/3 एमएलए या 2/3 एमपी उन्होंने किसी या तो अलग फैक्शन बना लिया क्योंकि उनके पास 2/3 हैं, या फिर किसी दूसरी पार्टी से मर्ज कर गए तो बच गए। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार ये नहीं हो सकता। लेकिन अब न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न असेंबली में देखने कोई बॉदर नहीं कर रहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का तो ये रूलिंग 5 जज बेंच का रूलिंग है वो, कि नंबर्स से आप डिस्क्वालिफिकेशन डिटरमिन नहीं करेंगे। लेकिन चल रहा है ऐसे ही। तो नेचुरली एंटी डिफेक्शन में मेजर प्रॉब्लम है। अभी जिस तरह से देखिए कोर्ट ने एक सेट भी कर दिया, जब कोर्ट की रूलिंग आई थी, जब आपके शिवसेना में जो हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ठीक है पोस्ट फैक्टो कह सकते हैं कि पहले सब कुछ हो गया फिर कोर्ट का रूलिंग आया, तो रिट्रोस्पेक्टिवली उस पर तो कुछ नहीं किया उन्होंने, मतलब नहीं करना था। लेकिन अब जब कोर्ट ने पूरा प्रिंसिपल सेट कर दिया है तब तो आप उसको फॉलो करें, वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को फिर से देखने की जरूरत है। लेकिन जो है भी लॉ एज डिफाइंड बाय द कोर्ट, मतलब इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है।
जहाँ तक दूसरी बात ये कह रहे कांग्रेसाइजेशन, जिसको मैं कांग्रेसिफिकेशन बोलता हूँ या बीजेपीआइजेशन जो भी कहे, तो बीजेपी का कांग्रेसाइजेशन हुआ है, इसमें क्या जिस तरह का हाई कमांड कल्चर है, तो बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि सीएम से लेकर जिसको चाहो हटाओ रखो, इस पे काफ़ी मतलब चर्चा चल चुकी है। हाँ, ये दूसरा एस्पेक्ट जो कहते हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस का में भी बीजेपीआइजेशन हो गया है, एक आध दो मामलों में शायद पॉसिबल है, लेकिन जनरली नहीं है कि बीजेपीआइजेशन मतलब क्या। बीजेपी का देखिए, ओरिजिनल बीजेपी में बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर था, अभी के बीजेपी में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि पूरा हाई कमांडर्स थे। इंटरनल डिबेट्स काफ़ी होते थे, काफ़ी इंटरनल डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी बीजेपी में। कांग्रेस में भी हाई कमांडिज्म था, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा उनका डिबेट्स उनका ज़्यादा होते, लोग जाके बाहर बोल जाते हैं। तो इस मामले में आप कहें कि बीजेपी का कांग्रेस का बीजेपीआइजेशन हुआ है, उसको मैं दूसरी तरह से देखूँगा। बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या है, बीजेपीआइजेशन की बात करेंगे। इंटरनल डेमोक्रेसी थी एक समय में, चलिए उसको एक ले लें, तो ये नहीं है कि कांग्रेस बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। थोड़ा सा उसमें कांग्रेस में हमेशा से चर्चाएं होती रही है, लेकिन अभी भी है। बीजेपी के लेवल का इंटरनल डेमोक्रेसी जो हुआ करता था, वही भी कांग्रेस में नहीं है। दूसरा, बीजेपीआइजेशन का बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात कीजिए कि एक पार्टी, एक इसका काडर है, इनके आइडियोलॉजीज हैं, ये आपको कांग्रेस में भी नहीं दिखता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो बीजेपी का है, वो टॉप से लेके बॉटम बूथ लेवल तक जिस तरह से पार्टी वर्कर्स को इंगेज रखते हैं, जितने बिजी रखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली उनको काम देते रहना, कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहना प्रोग्राम्स एक्टिविटी, इस तरह का कांग्रेस में आपको वो नहीं दिखता। तो इन जब बीजेपी के कोर वैल्यूज पे जाएंगे, कोर स्ट्रेंथ पे जाएंगे, तो वो नहीं कह सकते कि बीजेपीआइजेशन कांग्रेस का हो रहा है। हाँ, हाई कमांडिस्ट कल्चर, जिसको चाहा उसको उठा लिया, जहां बना दिया, तो इसमें बीजेपीआइजेशन नहीं कहेंगे उसको। एक्चुअली बीजेपी का उसमें ज़्यादा कांग्रेसाइजेशन हो गया है। कांग्रेस में तो पहले शुरू से ही कल्चर ऐसा रहा है। जी, काफ़ी सारे प्रश्न हैं। एक बहुत ही जिस पे सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है वो है राम मंदिर में जो भी जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है। ललित जानना चाहते हैं, राम मंदिर में दान से जुड़े जो कथित घोटालों की खबर के बीच आरएसएस, भाजपा चुप्पी साध रखी है। वो पूछते हैं, क्या किसी ने इस मुद्दे पर आपको पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ऑफ रिकॉर्ड कुछ प्रतिक्रिया दी है कि मामला है क्या ये? और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए क्या ये भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है? समाजवादी पार्टी इसे किस नजरिए से देख रही है? पहले जहाँ तक है नहीं, बहुत ज़्यादा है, चिंताएं हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अब एसआईटी रिपोर्ट का वेट करेंगे। एसआईटी रिपोर्ट में अगर कुछ निकला तो वो अनईजी तो है, मतलब अपसेट है इन चीज़ों के बारे में कि आरएसएस हो, बीजेपी हो, या वीएचपी का जो आपने आज रिपोर्ट किया है कि वीएचपी कह रही है कि इसके पहले भी जितने दान होते रहते हैं मंदिर सब में, वो सब पे जो है सो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही नहीं। तो अनईजी है, अपसेट है, लेकिन वो किस इंडिविजुअल ने किया ये नहीं कह सकते कि अब अगर चूंकि राम मंदिर अगर कुछ निकला, अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन उसमें फिर आरएसएस बीजेपी को घसीटना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना हो जाएगा, बिकॉज कुछ इंडिविजुअल्स का निकलेगा भी कभी, कुछ इंडिविजुअल्स का निकलेगा। तो पहले बीजेपी इसका वेट करेगी कि क्या निकल के आता है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बाद ही रिएक्ट करेगी। जहाँ तक यूपी में असेंबली में क्या इम्पैक्ट होगा उसका देख रहे हैं। देखिए, जब 2024 में राम मंदिर बनने के ठीक बाद उसका आपको इम्पैक्ट नहीं दिखा, तो अब आप कह रहे हैं कि अब 3 साल उसके बनने के 3 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, जैसा भी हो इसमें। जी, संकल्प कहते हैं, यह देखना आसान है कि टीएमसी एक बिना स्पष्ट विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बारे में वो कह रहे हैं कि क्या बारे में ये कहा जा सकता है इस समय उनकी राजनीतिक पहचान या खास पेशकश क्या है? और वो ये भी बोलते हैं, यह भी दिलचस्प है कि टीएमसी के नेता अपने बागी नेताओं को इस्तीफा देने की चुनौती देते हैं, जबकि टीएमसी ने खुद मेघालय कांग्रेस को इसी तरह अपने साथ मिला लिया था। तो वो आइडियोलॉजी के ऊपर कहते हैं कि आज नैतिकता का सवाल कितने मायने रखता है। देखिए, नैतिकता, हम कई बार इस शो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल मोरालिटी जो है, जब तक एक पब्लिक की तरफ से सेट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है सो वो आपको मोरालिटी पॉलिटिक्स में नहीं देखने को। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि सारी पार्टीज में इस तरह का हो रहा है। डिफेक्शंस का भी ले लीजिए आप, अगर लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर,
या अदर पार्टी का डिफेक्शन का बात है। आप देखें यहाँ कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में क्या हुआ, मतलब 4 बीजेपी जेडीएस को लोग डिफेक्ट कर गए और कांग्रेस को उसका फायदा हो गया। तो जहाँ जिसकी चल रही है सारे पार्टीज कर रहे हैं उसमें, और उसका प्रोबेबली एक कारण ये भी है कि पब्लिक बैकलैश उस पर नहीं हो रहा है। जैसे आज फ्राइडे को जब हम बात कर रहे हैं, एक सी वोटर का स्नैप पोल आता है, तो उसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। अब स्नैप पोल में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि 50% जो था वो कह रहे हैं कि एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है डिफेक्शन। Nearly 3/4 of the respondents in the C voter survey say that changing affiliations after elections is a betrayal of the mandate given by voters. कि आप जो वोटर्स ने जो आपको मैंडेट दिया था, अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं इलेक्शन के बाद, तो ये बिट्रेयल है। ये 72% कर रहे हैं उनके सी वोटर के। इसमें ऑफ कोर्स इसमें अच्छा दोनों जो एनडीए सपोर्टर्स हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं, दोनों में उसी तरह का रिस्पॉन्स है। मतलब 73% जो एनडीए के सपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि बिट्रेयल है, और 78% जो अपोजिशन सपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है। लास्ट में एक और इसका मैं डेटा पॉइंट आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन द सी वोटर सर्वे से दे कुड पनिश politicians who switch parties in future elections. Close to 3/4 say that such decisions would impact their voting intent and behavior in future. अब 3/4 जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगली बार जब वोट देने जाएंगे तो ये जो इन्होंने पार्टी छोड़ा है, जिस तरह काम किया है, ये जिस तरह से वोट करेंगे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। खैर ये तो स्नैप पोल है, लेकिन आप एक बाई इलेक्शन से दूसरे बाई इलेक्शन कई सालों से देख लीजिए। एमएलएज हैं, एमपीज हैं, पार्टी छोड़ते हैं, बाईपोल होता है, फिर से जीत के आता है, मतलब उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम कम बैक। तो वो सेंटिमेंट्स आपको जो दिख रहा है सर्वे में कि पार्टी छोड़ने पे लोग इतने नाराज हैं, इतना पनिश करेंगे, बिट्रेयल देख रहे हैं, वो जब एक्चुअल इलेक्शंस होता है, वोटिंग होती है, वो उसमें दिखता नहीं सेम उसका नतीजा। और जब तक उधर से रिस्पांस आना शुरू नहीं होगा जनता से कि जैसे वो फील करती है उस तरह से वोट भी करे, तब तक ऐसे ही मतलब पॉलिटिकल मोरालिटी जो है हम लोगों का एक ड्राइंग रूम डिबेट रह जाएगा, स्टूडियो में हम डिबेट करते रहेंगे फिर इस को लेकर। सेनापति जानना चाहते हैं, हाल में ही टीएमसी के जो छोड़ने वाले सांसदों ने भाजपा में जाने के बजाय जो ये एनसीपीआई को क्यों चुना, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? इसके अलावा वो ये भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस नीट और छात्र युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लगातार उठा रही है, फिर भी वो वैसा जन समर्थन या चर्चा क्यों नहीं बना पाई जैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक तरह से बनाया? कांग्रेस आखिर किस वजह से पीछे जा रही है? देखिए, पहला पॉइंट एनसीपीआई वाला जो कह रहे हैं तो बहुत क्लियर ही मैंने जो एंटी डिफेक्शन लॉ में किया है उसमें है कि इनको लगता है कि अगर 2/3 जो लेजिस्लेचर पार्टी का है वो जाके मर्ज कर जाएगा किसी दूसरी पार्टी में तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। ये इनका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन अलग है, जो मैंने कहा है कि वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ का फर्स्ट स्टेप होता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पार्टी में मर्ज करना होता है। खैर इस पर एक लीगल चलता रहेगा, बिकॉज आई एम श्योर लोकसभा और राज्यसभा में आपका सारे बीजेपी में मर्ज कर गए, मतलब कुछ नहीं हुआ उसमें। वहाँ तो एलओपी बनी हुई है वेस्ट बंगाल में, लोकसभा में देखते हैं। तो ये जो लोकसभा राज्यसभा या असेंबली होना दूसरी बात है, लेकिन ये जब लीगली जब चैलेंज होगा तब कोर्ट इस पर क्या कहती है वो आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट का 5 जज बेंच का कुछ अलग कहना है और जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिस तरह से इंटरप्रेट करें वो एकदम अलग है। लेकिन अभी एनसीपीआई से मर्ज का केवल वही कारण था कि आपको किसी दूसरी पार्टी से मर्ज करना होता है, बिकॉज जो स्प्लिट वाला जो पहले था ना कि आप स्प्लिट ग्रुप में आप रिकॉग्नाइज हो जाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वो अगर 1/3 हो तो वो पुराना 2004 के पहले वाला है। तो उस एंटी डिफेक्शन को लॉ को लेकर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस मिस इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, ये डिबेट चलता रहेगा। दूसरी बात जो कह रहे हैं नीट को कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का यही प्रॉब्लम रहा है। हालांकि फ्रैंकली अभी जो कांग्रेस का लास्ट फ्यू वीक्स में जो अप्रोच में देख रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच लग रहा है ये, क्योंकि नीट के लेके इनके एनएसयूआई को मैं देख रहा था, बाहर स्ट्रीट पे थी, यूथ कांग्रेस स्ट्रीट पे थी। बहुत दिनों बाद किसी चीज़ में आपने देखा है कि
इनके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या यूथ यूथ विंग इनका ये सड़कों पे निकल के उस तरह से आया है। कल प्रोग्राम भी हुआ। फिर राहुल गांधी का कोटा जाना और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना, और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। मैं एक्चुअली वीडियो देख रहा था, उसको काफ़ी इंथुजियास्टिक रिस्पांस मिला। ये थोड़ा सा चेंज मुझे अप्रोच दिख रहा है। मतलब अदरवाइज कांग्रेस का रिएक्शन जिस तरह का होता है वो ट्विटर से आगे नहीं बढ़ता, सोशल मीडिया पे रह जाता है। लेकिन फॉर ए चेंज अब कुछ वीक से देख रहे हैं कि इनका रिस्पांस ज़्यादा हो गया, स्ट्रीट में हिट करने लगे हैं और जाने लगे हैं लोगों के बीच में इस नीट को लेके, बिकॉज इनको लगता है कि जो सीजेपी ने जो माहौल खड़ा किया होगा, तो सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर नहीं है, तो उससे जो एक माहौल खड़ा हुआ शायद उसको ये अब उसको कैपिटलाइज करना उसको चाह रहे हैं और कुछ ज़्यादा एक्टिव है। तो इस इशू पे मैं थोड़ा सा इनसे डिफर करूँगा। कांग्रेस का रिस्पांस थोड़ा सा अलग है इस बार। हमारे व्यूअर आंडले का प्रश्न लेने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर कुछ प्रश्न को जवाब आप संक्षिप्त में दे सकें, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन हाँ, हम कुछ चाहेंगे कंप्लेंट्स भी मैं देख रहा था आपके कमेंट्स में कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि मैं शॉर्ट में देने की कोशिश जी, करता हूँ। वो जानना चाहते हैं, जो एनसीपीआई की बात हो रही थी, कितने समय तक ये पार्टी टिकेगी और क्या आपको लगता है कि 2029 तक एकजुट बनी रहेगी या फिर चुनाव परिणाम के आधार पर और केवल 2029 के आम चुनाव के बाद औपचारिक विलय की दिशा में वो कदम बढ़ सकते हैं? डिपेंड करता है कि उसमें से बीजेपी कितनों को लेना चाहती है बाद में। जी। देखिए एनसीपी का, जैसे अगर आपको याद हो, अगर पेमा खांडू जब अरुणाचल के सीएम थे, जब उन्होंने छोड़ा था, कांग्रेस के सीएम थे वो, उसमें से 43 एमएलएज के साथ ऐसी एक पार्टी थी वहाँ पे, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, उसके साथ मर्ज कर गए थे, फिर से सीएम बन गए थे वही सारे कांग्रेस एमएलएज। लेकिन चूंकि डिफेक्शन को बीट करने हैं अपने, जाके मर्ज कर लिए, आप सीएम बन गए। फिर वहाँ से फिर से कुछ 36 और कुछ एमएलएज लेके फिर वहाँ से अब बीजेपी में जाके फिर मर्ज कर गए। तो आप एनसीपी सॉरी इसको आप एनसीपीआई को ले सकते हो, जो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल टाइप का, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप कि अभी आप यहाँ जा रहे हैं, बाद में वहाँ जा सकते हैं। प्राइमरीली बिकॉज कि अभी होगा कि नीचे जो बीजेपी का काडर है या वेस्ट बंगाल के लीडर्स हैं, जो आप भी बात करती रहती हैं उन सबों से, वो नहीं चाहते हैं इन टीएमसी एमपीज को। वो कहते हैं कि हमें मैंडेट इनके खिलाफ मिला है, परिवर्तन, इन्होंने पूरा करप्ट पॉलिटिक्स रन किया, परिवर्तन के लिए हमें दिया गया, हमें नहीं चाहिए ये एमपीज। लेकिन अब सेंटर में उनकी दूसरी ज़रूरत है, उनको एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अभी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स को पास करेंगे जो हमने चर्चा की, तो इनकी प्रायोरिटी वहाँ अलग है। और दूसरी है कि जितना कमज़ोर कर सको तृणमूल को। लेकिन इसका ये प्रायोरिटी जो भी होगा, लेकिन सेंटर भी नहीं उनको इम्पोज करे कि आप हम ले लेते हैं इनको पार्टी में। पॉइंट नंबर 1 कि पार्टी के अंदर से ज़्यादातर मेजॉरिटी जितने हैं लीडर्स या आपका रैंक एंड फाइल है, नहीं चाहती इन टीएमसी नेताओं को बीजेपी में अभी, क्योंकि जनता के मैंडेट का बिट्रेयल होगा। तो इसलिए फिलहाल इनको एनसीपीआई में अभी तो रहना पड़ेगा, इनकी यूटिलिटी देखते हुए। अभी प्लस ये जो आए हैं उसमें से ज़्यादातर, जैसे बीजेपी में होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के पॉपुलैरिटी पे चुन के आते हैं, अपना कुछ स्टैंडिंग नहीं होता। मतलब ज़्यादातर आप बीजेपी के एमपीज़ के बारे में कह सकते हो, यही ममता बनर्जी की पार्टी में भी है। ममता बनर्जी का अपना जो भी पॉपुलैरिटी था, जीतते रहे। अभी जब खुद जाके किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे या खुद जाके लड़ेंगे, तब पता चलेगा इनका वर्थ क्या है। और बीजेपी को सबका अपना क्या पॉलिटिकल वर्थ है, बीजेपी को पता है कि किस एमपी के पास अपना कितना वोट है और ममता बनर्जी का कितना वोट है। तो अभी 29 दूर है। अभी तो अब 20 कह रहे हैं कि जाना चाहते हैं, बीजेपी उनमें से कितनों को लेना चाहेगी, क्योंकि एक बार ये 2/3 वाला ख़त्म हो गया, तृणमूल कांग्रेस से स्प्लिट कर गई, तो बीजेपी को ही बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। बीजेपी फिर आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेने वाली, बीजेपी आपका वर्थ देखेंगे। तो कितने का फ्यूचर आगे तक जाएगा और कितने बीच में रह जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, न इधर के रहे ना उधर के, वो कुछ आने कुछ महीनों में ही पता चलेगा। वो 29 तक वेट भी शायद ना करना पड़े। आदित्य जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, शिवसेना या टीएमसी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को तोड़ना क्या ज़्यादा मुश्किल होगा, भले ही 2027 के चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में जाएं फिर भी? देखिए, ये थोड़ा स्पेकुलेटिव, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मुश्किल होगा ये होगा, लेकिन ठीक इलेक्शन के पहले आपने ये भी देखा, टूटती भी है पार्टी। अगर किसी को लगता है कि शायद हारने वाली है तो फिर जाते हैं, स्विच करते हैं। लगता है कि मजबूत स्थिति में है तो नहीं स्विच करते हैं। एसपी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। और एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अखिलेश यादव ने जिस तरह से पार्टी को रन किया है, वो एक बहुत इफेक्टिव अपोजिशन बन के वो रहे हैं यूपी में।
तो तुरंत आपको कुछ ऐसा नहीं दिखे कोई भागने के बाद, बिकॉज फिर नतीजा आपको 27 में भुगतना पड़ेगा। तो मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी में क्या होगा अभी से। जी, देवदासी कुमार जानना चाहते हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी की जो रणनीति है वो एक साधारण सोच पर आधारित लगती है कि समय के साथ मतदाता भाजपा से ऊब जाएंगे और फिर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की ओर लौट आएंगे। कांग्रेस के लगभग वो कहते हैं 20% वोट शेयर को देखते हुए ये रणनीति ठीक लग सकती है, लेकिन भाजपा की पहुंच पहले से ही कांग्रेस की तुलना में 3 से 4 गुना बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो जानना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, कांग्रेस के पास सत्ता के गंभीर दावेदार के रूप में समय सीमित है और वह केंद्र में स्थायी प्रतीकात्मक विपक्ष बनकर रह सकती है? देखिए, डिपेंड करता है। जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो वो सही है, डिलिमिटेशन भी कर रहे हो वो भी सही है, बाकी फैक्टर्स भी आप कर रहे हो वो सब सही है। पर पॉइंट ये है कि जनता को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, कब क्या कर ले। 2004 में हमें से किसी ने, हम उस समय हम लोग भी थे, अपना राजनीति पूरा कवर कर रहे थे एज रिपोर्टर्स। हमें से किसी का भी ऐसा लग नहीं रहा था कि जनता क्या सोच रही है और क्या निकला नतीजा। तो इसीलिए एक पहले से उनको हम गेस नहीं कर सके जनता क्या डिसाइड करने वाली है, तो इसीलिए उसको तो आप ओपन रखें। लेकिन हाँ, स्थिति यह है कि अभी की जो स्थिति है और जो आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जिस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से मूव्स हैं या बीजेपी की तरफ से मूव्स हैं, उसमें बीजेपी अभी बहुत बेटर पोजीशन में लग रही है कांग्रेस से। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि हम आगे कुछ किसी पार्टी का नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी में इस तरह की कभी भी किसी पार्टी को आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो पॉलिटिक्स में सकता कुछ भी हो सकता है, और जनता कब क्या डिसाइड करती है वो कितनी बार आपको कितने इलेक्शन में अपने सरप्राइजेस देखा है। जी, उनका दूसरा प्रश्न है, विजय, प्रशांत किशोर और हुमायूं कबीर जैसी राजनीतिक रणनीतियों को देखते हुए आपको क्या संभावना लगती है कि पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले अकाल तख्त से जुड़े या उससे अलग हुए किसी नेता के नेतृत्व में एक मजबूत तीसरा मोर्चा जिसे वो कहते हैं उभर सकता नहीं, है? अभी नहीं लगेगा, बिकॉज आपने याद कीजिए, आपसे पिछले पिछले साल ही हुआ था ये, ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अंदर में जो अकाल तख्त का एक टूटा था गला, लेकिन फिर वो पार्टी सारा छिन्न भिन्न हो गए, कोई इधर चले गए कोई उधर चले गए, तो उस तरह का भी कोई दिख नहीं रहा वहाँ पे। जी, और डिस्पैचर निक नाम से हमारे एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं क्या शरद पवार के भतीजे के बेटे रोहित पवार किसानों की कर्ज माफ़ी की मांग को लेकर जो जिस तरह से उपवास करने में लगे हैं, उससे क्या वो अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सही है, कोशिश कर रहे हैं वो। फ्रैंकली इसको ज़्यादा लंबा में नहीं लूँगा, बट एक जो थर्ड जनरेशन पवार्स में देख रहे हैं आप, जैसे इधर आपके पार्थ हो गए, इधर रोहित हो गए, थर्ड जनरेशन में जितने लोग हैं उसमें जहाँ वहाँ के पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं आप महाराष्ट्र में, तो रोहित पवार को माना जाता है कि इनका मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग है और बेटर ग्रिप है पॉलिटिक्स के ऊपर। आगे क्या करते हैं देखना होगा, लेकिन अभी तक इनको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अमंग यंग लीडर्स और स्पेशली इन थर्ड जनरेशन ये बेटर में गिने जाते हैं वो। जी, एक आखिरी प्रश्न नरेंद्र आर्य जी का लेना चाहूँगी, जो जानना चाहते हैं जिन पार्टियों की स्पष्ट विचारधारा होती है वो कहते हैं, आपने ये कहा है, वो लंबे समय तक टिकती हैं, जबकि टीएमसी जैसी बिना विचारधारा वाली पार्टियां ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। लेकिन भाजपा और वामपंथी दलों को छोड़कर वो कहते हैं ज़्यादातर लोकप्रिय पार्टी परिवार आधारित हैं। में उनका ये सवाल है कि आप बता सकते हैं विभिन्न पार्टियों की स्थापना के समय उनकी मूल विचारधारा क्या थी और आज के नेता उस विचारधारा के कितने करीब या उससे कितने दूर हैं? खासकर वो उद्धव ठाकरे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे का हाँ काफ़ी चेंज हुआ है शिवसेना का। जैसे एक नेटिविज्म से शुरू हुआ था, एक जब इन्होंने 60s में स्थापना की थी शिवसेना की, उनके कोर आइडियोलॉजी था नेटिविस्ट आइडियोलॉजी। वो इन्होंने 80s से बाल ठाकरे ने चेंज कर दिया, वो हिंदुत्व वाले बैनोगन पे आ गए और फिर दोनों चलाने लगे। अब वो भी इनका चेंज हो गया है, अब ये ज़्यादा क्लोज एक सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है या नेटिविस्ट छोड़ दिया, बट वो काफ़ी वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसमें मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि मैं आपको एक आप फ्राइडे के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लीक कर दूँ, करना नहीं चाहिए। लेकिन आप हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता का इसी पे, जब तक आप हमें देख रहे होंगे तब तक हमारे एडिटर इन चीफ का आ चुका हुआ कॉलम इसी पे, उनका नेशनल इंटरेस्ट इस बार इन्हीं इशूज से डील करता है। तो मेरे ख्याल से जब तक आप सुनेंगे, आप पढ़ चुके होंगे उसको, बहुत डिटेल में उन्होंने इस इशू को डील किया है।
जी, तो आप इंतज़ार कीजिए उस लेख का और तब तक के लिए हम इजाज़त लेंगे आपसे और हाज़िर होंगे अगले सप्ताह नए सवालों और जवाबों के साथ।